लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमने उपसमिष्टि के एग्जाम्पल सोल्व आउट कर लिए थे। उपसमिष्टि का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। मैं आज आपको सिर्फ कुछ दो डेफिनेशंस और एग्जाम्पल समझा रही हूँ, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनकी बेसिस के ऊपर आपको थ्योरम्स कराऊंगी, ठीक है। देखिए, सदिशों का एक घात संचय, हमने उपसमिष्टि तो पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे कि सदिशों का एक घात संचय क्या होता है। तो देखिए, माना V एक सदिश समिष्टि है यदि V1 V2 स्मॉल है ये, यदि V1 V2 V3 अप टू Vn बिलोंग्स टू V, तब V के किसी अवयव स्मॉल v इस प्रकार है कि स्मॉल v इज इक्वल टू α1 V1 प्लस α2 V2 अप टू अल्फा एन Vn, जहाँ अल्फा इस फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं, को क्षेत्र F पर एक घात संचय कहते हैं। देखिए डेफिनेशंस क्या कह रही है ये आपकी, हमने मान लिया कि V क्या है, मेरा एक सदिश समिष्टि है, ठीक है। इस सदिश समिष्टि V के n एलिमेंट है, V2 V1 V2 अप टू Vn, वे इस सदिश समिष्टि V के क्या है, n एलिमेंट है। तब V का एक अवयव स्मॉल v इस तरह प्रकार है कि V इज इक्वल टू α1 V1 प्लस α2 V2 अप टू अल्फा एन Vn, जहां ये सारे अल्फा किसको बिलोंग करते हैं, क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। यानी V एक सदिश समिष्टि है, n ये V के एलिमेंट है, तो V के किसी एक अवयव को V के n एलिमेंटों के एक घात संचय के रूप में लिखा जा सकता है, जहां ये अल्फा इस फील्ड को बिलोंग करते हैं। ये क्षेत्र F पर क्या कहलाते हैं, एक घात संचय कहलाते हैं। आगे बात समझे, तो V एक सदिश समिष्टि है, ये n उसके V के एलिमेंट है, तब V के एक अवयव को जो कि स्मॉल v है, उन्हें इन n एलिमेंट के सदिशों के एक घात संचय के रूप में लिखा जाता है, जहां ये α1 α2 अल्फा इन फील्ड को बिलोंग करेंगे, और यही क्या कहलाता है, क्षेत्र F पर एक घात संचय कहलाता है किसी भी समिष्टि V का। तो आपको जब ये कहता है कि सदिशों के एक घात संचय, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको क्वेश्चन में स्मॉल v की वैल्यू भी दी होगी, V1 V2 Vn ये सारी वैल्यूज दी होंगी, 3 देते हैं 4 देते हैं जो, ठीक है। आपको α1 α2 के मान निकालने हैं। आगे बात समझने, अब हम इसे क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर करते हैं कि क्वेश्चन से देखिए डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर आ गई होगी, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया है कि सदिश समिष्टि V3R में, और मैंने आपको बताया था इसका मतलब है कि वहाँ सदिश समिष्टि V में 3 एलिमेंट हैं। तो देखिए नंबर भी 3 ही दिए, 1 -2 5 और V1 V2 V3, क्लियर है। नाउ सदिश समिष्टि V में स्मॉल v तो आपको दिया हुआ है 1 -2 5 को V1 V2 और V3 के एक घात संचय में व्यक्त कीजिए। यहाँ n बराबर आपको 3 दिया हुआ है और एक घात संचय इस तरीके से डिनोट किया जाता है, यानी स्मॉल v इज इक्वल टू होगा α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α3 V3, जहाँ स्मॉल v की वैल्यूज आपको दी हुई है और V1 V2 V3 की वैल्यूज भी आपको दी हुई है, क्लियर है। जहां ये α1 α2 α3 किसको बिलोंग करेंगे, फील्ड को। स्मॉल v की वैल्यूज मैंने पुट कर दी, V1 V2 और V3 इन तीनों की वैल्यूज मैंने पुट कर दी है। नाउ आपको ये तो पता है कि इनको एडिशन कैसे करोगे, फर्स्ट टर्म को एक साथ ऐड करके लिखोगे, सेकंड टर्म को एक साथ और थर्ड टर्म को एक साथ, यानी 1 -2 5 इज इक्वल टू α1 प्लस 2 α2 प्लस α3, 2 α1 माइनस α2 प्लस α3, 3 α1 प्लस α2 प्लस α3, क्लियर है। अब कंपेयर करोगे तो फर्स्ट के साथ ये वैल्यूज होगी, सेकंड के साथ ये होगी और थर्ड के साथ ये होगी। जब दोनों तरफ आप इसको कंपेयर करोगे तो α1 प्लस 2 α2 प्लस α3 इज इक्वल टू 1, 2 α1 माइनस α2 प्लस α3 इज इक्वल टू -2, 3 α1 प्लस α2 प्लस α3 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको मिल गई। आप इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके α1 α2 और α3 के मान क्या करने हैं, आपको निकालने हैं। तो मैंने जब α1 α2 के सोल्यूशन सोल्व तो आप कर सकते हो, यहाँ मैंने इक्वेशन को सोल्व की है। समीकरण 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, α3 कैंसिल आउट, ये α1 और α2 में मिल गई, माइनस α1 प्लस 3 α2 इज इक्वल टू 3, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, α3 कैंसिल आउट, ये आपको मिलेगी माइनस α1 माइनस 2 α2 इज इक्वल टू -7, क्लियर है। 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, α1 कैंसिल आउट, ये हो गया 5, α2 इज इक्वल टू 10, यानी α2 इज इक्वल टू 2। α2 का मान समीकरण 4 में रख दीजिए, जिससे α1 का मान क्या आ गया 3। समीकरण 1 में α1 और α2 के दोनों के मान रख दीजिए, तो α1 आ गया -6, α1 α2 α3 तीनों के मान आ गए, यानी अभिष्ट एक घात संचय क्या हो गया, यहाँ पुट कर दीजिए α1 α2 α3 के मान। v स्मॉल v इज इक्वल टू 3v1 प्लस 2v2 माइनस 6v3। अब आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि जो आपने α1 α2 α3 के मान निकाले हैं वो सही है या नहीं है, तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से सोल्व कर सकते हो।
देखो 1 माइनस 2 5 इज इक्वल टू अल्फा 1 का मान हमारे पास क्या था, 3 था। 3 इंटू 1 2 3। अल्फा 2 का मान जो था आपका 2 था, 2 इंटू 2 माइनस 1 1। चाहो तो आप इन तीनों इक्वेशन में रख सकते हो, ये यहाँ पे रख सकते हो, आपके ऊपर चॉइस है ये। और अल्फा 3 का मान है माइनस के 6 1 1 और 1। आप LHS को सोल्व कीजिए, फर्स्ट टर्म को ऐड करोगे एक साथ, 3 प्लस 4 माइनस 6, यही होगा। सेकेंड टर्म 6 माइनस 2 माइनस 6, ये होगी। क्लियर है। थर्ड टर्म 9 प्लस 2 माइनस 6। देखिए ये क्या मिला आपको, 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 8 माइनस 2, नमस्ते, और ये 5, आपको यही मिल गया। क्लियर है। तो यानी जो स्मॉल v होता है हम उसे ही इस फॉर्म में लिखते हैं जो कि सदिशों का एक घात संचय कहलाता है। क्लियर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सदिशों का एक घात संचय हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ आपका एग्जांपल नंबर 2 आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे, क्या सदिश समष्टि v में स्मॉल v इज इक्वल टू 2 माइनस 5 3 को v1 v2 और v3 के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि सदिश समष्टि v में स्मॉल v है, उसे हम क्या v1 v2 v3 के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैंने मान लिया कि स्मॉल v इज इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3, जहां अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 किसको बिलोंग करेंगे, फील्ड को बिलोंग करेंगे। स्मॉल v की वैल्यूज मैंने रख दी, v1 v2 और v3 की वैल्यूज भी मैंने यहाँ पर पुट कर दी। क्लियर है। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ये इक्वेशन होगी, कंपेयर कर ली तो ये इक्वेशन आ गई। आपको क्या करना है, मैंने बताया था तीनों इक्वेशन को सोल्व करके अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 के मान फाइंड आउट करने हैं। तो जब आप इन तीनों को सोल्व करोगे तो आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के मान नहीं मिलेंगे। आगे बस में, क्योंकि अगर अल्फा 1 अल्फा 2 इनको सोल्व करके अगर हमें तीनों अल्फाइज के मान मिल जाते हैं तो यानी हम एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और अगर मान नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसे एक घात संचय के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यहीं पर यही चीज लागू होती है। तो जब आप तीनों इक्वेशन को सोल्व करोगे आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के मान फाइंड आउट नहीं होंगे, आपको इक्वेशन ही नहीं मिलेगी जिससे आप सोल्व कर सको। देखो कैसे, मैंने समीकरण 1 को 3 से गुणा करके उसे समीकरण 2 में ऐड किया है। समीकरण 1 को 3 से गुणा करके 2 में ऐड करूंगी तो अल्फा 1 तो कैंसिल आउट, ये मिलेगा 2 अल्फा 2 माइनस 2 अल्फा 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, नहीं, अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इज इक्वल टू हाफ। अब समीकरण 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके उसे मैंने समीकरण 3 में ऐड किया है, तो ये हो गया 5 अल्फा 2 माइनस 5 अल्फा 3 इज इक्वल टू 1, इन अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इज इक्वल टू 1/5। अब देखिए समीकरण 4 और 5, क्या आप इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो? अगर दोनों को ऐड करोगे तो अल्फा 2 अल्फा 3 रहेंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फा 2 अल्फा 3 तो कैंसिल आउट, मिल ही नहीं रही आपको कोई वैल्यूज। तो यानी समीकरण 1 2 जब हम इन इक्वेशंस को सोल्व नहीं कर सकते हैं तो हम उन्हें असंगत निकाय कहते हैं, जिससे हमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता। जब आप इन तीनों समीकरणों को सोल्व कर रहे हो, जैसे मैंने ये किया, नहीं मिला, आप कोई और भी इक्वेशन लेके सोल्व करोगे, आपको अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 तीनों के मान नहीं मिलेंगे। तो जब हम समीकरणों को सोल्व करके मान नहीं निकाल सकते तो वो समीकरण असंगत निकाय की समीकरण होती है। आगे बात समझ में, तो समीकरण 1 2 और 3 तीनों ही क्या है, असंगत निकाय की समीकरण है। ये आपने सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में एलपीपी में भी पढ़ा था। क्लियर है। इसलिए v को यानी 2 माइनस 5 3 को v1 v2 v3 के एक घात संचय के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज आपको। नाउ तो ये था हमारा सदिशों का एक घात संचय कि हम उसे कैसे फाइंड करते हैं और उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं। अब है एक घात विस्तृति, जो संचय के ऊपर ही डिफाइन है। क्या होती है एक घात विस्तृति? देखिए, यदि s इज इक्वल टू v1 v2 अप टू vn सदिश समष्टि v का एक अरिक्त समुच्चय है, तब s के सीमित अवयवों के संपूर्ण एक घाती संचयों का समुच्चय एक घाती विस्तृति कहलाता है। देखिए मेरे पास एक सेट है S जिसमें n एलिमेंट है। ये जो सेट S है ये सदिश समष्टि V का क्या है, अरिक्त उप समुच्चय है, दिया हुआ है। तो इस S के सभी सीमित अवयवों को, यानी जो भी परिमित अवयव हैं, उन सभी परिमित अवयवों के संपूर्ण एक घाती संचयों का समुच्चय, जो भी आपके पास एक घाती संचय, जैसा आपने ये फाइंड किए, तो जो भी सीमित अवयवों का जो भी एक घाती संचय होगा, उन सभी एक घाती संचयों का जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है, एक घाती विस्तृति कहलाता है। यानी ये आपके एक घाती संचय से ही डिफाइन है। बस फर्क इतना है
कि ये समुच्चय में डिफाइन हो जाएगा। तो जो सभी इन एक घाती संचयों का समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है, एक घाती विस्तृति कहलाता है, जहां ये ऐसी सदिश समष्टि V का एक अरिक्त उपसमुच्चय जिसमें n एलिमेंट है, ऐसे में। क्लियर है? तो एक घाती संचयों का समुच्चय एक घाती विस्तृति कहलाता है। हम इसे क्या कहते हैं, ऐसे जनित विस्तृति भी कहते हैं और इसे L ऑफ S से व्यक्त करते हैं। हम एक घाती विस्तृति को क्या कहते हैं, ऐसे जनित विस्तृति भी कहेंगे और इसे किससे डिनोट किया जाता है, L ऑफ S से। यानी ये हो गया एक घाती विस्तृति की L ऑफ S इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n L5 VI, जहां L5 किसको बिलोंग करेगा, फील्ड को बिलोंग करेगा। अगर आप इसे खोलो तो देखो α1 V1 प्लस α2 V2 अप टू αn Vn, ये सभी क्या है, एक घाती संचयों का समुच्चय है। क्लियर है? तो एक घाती विस्तृति होगी L ऑफ S इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n L5 VI सच दैट L5 बिलोंग्स टू F। क्लियर है? एक नोट में देखिए, पहले सेकंड नोट देखिए, हमें दिया है कि S इज इक्वल टू स्मॉल v, जो कि सदिश, और ये S क्या है, सदिश समष्टि V का उप समुच्चय है। तो इसका एक घाती विस्तृति क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको S में सिर्फ एक एलिमेंट दिया हुआ है, तो L ऑफ S आ जाएगा अल्फा V, जहां ये अल्फा किसको बिलोंग करेगा, फील्ड को बिलोंग करेगा। क्लियर है? और अगर मेरा S रिक्त समुच्चय है, फाई का मतलब है रिक्त समुच्चय है, तो इसकी एक घाती विस्तृति क्या होगी, 0। क्लियर है? तो ये आपकी डेफिनेशंस थी, ये क्वेश्चंस थे, इन्हें पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद मैं एक घाती संचय और एक घाती विस्तृति पे आपकी थ्योरम सॉल्व कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपनी ये सारी चीजें क्लियर कर लेना, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी।